हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 का ज्योग्राफी का पेपर करने वाले हैं वन शॉट वीडियो में, जो कि आपका 2 मार्च को होने वाला है। दोस्तों, ये पेपर सीबीएसई बोर्ड से हैं। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। दोस्तों, इस वीडियो को इग्नोर मत करना, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सीबीएसई के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक जो रिलीज़ किया था सीबीएसई ने, उसी से ये पेपर लिया गया है। तो ये बात मानकर मत चलिए आप कि ये पेपर नहीं आएगा सीबीएसई में, क्योंकि सीबीएसई ने खुद ये वाली बुक रिलीज़ की थी और उसी बुक से मैंने ये पेपर उठाया है। और जो आपके मैप्स होते हैं, जो 10 मार्क्स के आपके मैप आएंगे वर्ल्ड और इंडिया को मिला के, उस मैप्स की सभी की इंपॉर्टेंट मैप्स की मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, केवल 20 मिनट की। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और जितने भी ये सारे चैप्टर्स हैं, ये आपका सिलेबस एक बार देख लीजिए। जितने भी ये चैप्टर है, इन सब की मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट में आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। सारी वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी चैनल पर। अब हम पेपर जो इसका है वो सोल्व करते हैं। इसका पेपर ये हल सहित है, यानी कि आंसर भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन भी आपको। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। आंसर पहले आप मत देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ के फिर आप आंसर सोल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर आपका देखिए कि आपका जो अंदाज़ा है वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर इसकी हम बात करें तो जो ये पेपर है वो 3 घंटे का होगा। आपको 3 घंटे का इसमें समय मिलेगा, वहाँ पे भी सेंटर में भी। और आपके पास जो अधिकतम अंक है वो 70 नंबर का ये पेपर होगा। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, वो आपके जो स्कूल से जाते हैं। और 70 नंबर का आपका पेपर होता है। 70 नंबर में से आप जितना लाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो आपके सामान्य निर्देश होते हैं वो निर्देश ये होते हैं कि ये जो पेपर है वो 2 खंड में विभाजित है, खंड क और खंड ख। खंड क में जो एमसीक्यूज टाइप के पर्सन है 18 तक, वो 17 तक जो एमसीक्यूज के टाइप पर्सन है 1 नंबर वाले वो होंगे। और खंड ख में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और मैप वाले क्वेश्चन सारे उसमें मिलेंगे खंड ख में। तो कुल पेपर में 30% आपको देखने को मिलेंगे। खंड क पहले हम देखते हैं बिना टाइम गवाए। इस खंड में 17 प्रश्न है, सभी प्रश्न आपको करने आवश्यक है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को जोड़ती है। तो आपने पनामा नहर के बारे में सुना है? कमेंट में जल्दी बताइए कि इसका निर्माण किस देश ने करवाया था। अगर आप ध्यान से सोचें तो आप पाएंगे कि इस नहर का निर्माण अमेरिका ने करवाया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ये जो नहर है ये 2 महाद्वीपों को जोड़ती है, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को जोड़ती है। तो इस निर्माण जो नहर का निर्माण था वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसलिए करवाया था क्योंकि पहले जो संयुक्त राज्य अमेरिका को अगर हिंद उसमें दूसरे छोर में जाना पड़ता था, तो ऐसे घूम के जाना पड़ता था, एक चक्कर लगा के जाना पड़ता था। लेकिन अब पनामा नहर खुलने से शॉर्टकट रास्ता हो गया है, इसलिए पनामा नगर में स्थित है, इसलिए इसका नाम पनामा नहर है। तो ये किसको जोड़ती है? ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, आपको ध्यान रखना है। देखिए, पोर्ट सईद से स्वेज नहर को, ये तो गलत है क्योंकि स्वेज नहर मिस्र में है। और ये पनामा नहर, पनामा नगर कहाँ पे, जो सेंट्रल अमेरिका है वहां पर है ये। सेकंड क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए, इसके लिए आपको सभी देशों के मानव विकास सूचकांक पता होना चाहिए। जो आपका चैप्टर है फोर्थ, जो फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर है मानव विकास, उसमें आप सभी देशों के मानव विकास सूचकांक देख लीजिए। पर उसमें दे रखे हैं सभी देशों के, जो इंपोर्टेंट देश है उसके तो दे ही रखे हैं। सबसे जो टॉप नंबर पे आता है मानव विकास सूचकांक में, वह नॉर्वे आता है, आपको ध्यान रखें नंबर 1 पे। भारत का तो इसमें 130वां नंबर है, 130वें नंबर पे भारत आता है। और पाकिस्तान तो और भी पीछे आता है, 147-48वें नंबर पे आता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है सभी देशों के। तो इसमें जो सही है आपका वो इटली हो जाएगा, क्योंकि इटली का जो मानव विकास सूचकांक है वो 0.880 है। ये आपको ध्यान रखना है, और बाकी सारे इसमें गलत है। थर्ड हम देखिए, नगरीकरण का निम्नलिखित में से क्या लाभ है। आप खुद सोच के देखिए, जो शहरीकरण जो शहर होते हैं उनका क्या लाभ होता है। क्या वो खनिज पदार्थ होते हैं वहां पर? क्या वहां पर खनिज पैदा होते हैं? नहीं होते होंगे। आपको पता चलेगा कि जो खनिज ज्यादातर होते हैं वो उपजाऊ भूमि में होते हैं, जहाँ पर गाँव में होते हैं ज्यादातर, शहरों में नहीं होते। अधिक पैदावार, क्या अधिक पैदावार होती है? नहीं होती है। पशुओं का पालन सुचारू रूप से होना, क्या शहरों में गाँव की अपेक्षा ज्यादा होता है? नहीं होता है। गाँव में ज्यादा पशु पाले जाते हैं और वहां पर ज्यादा ही मवेशी पशु ज्यादा वहां पर उत्पादन होता है, उनका ज्यादा पालते हैं वहां पर जो लोग होते हैं, ग्रामीण लोग। लेकिन जो शहर होते हैं वहां पर रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं। भाई, जो गांव से जो व्यक्ति शहर जाता है वो क्यों जाता है? बेहतर रोजगार के अवसर के लिए ही।
तो पहला आपका ये जो है ये सही हो जाएगा थर्ड का। 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अब ये बात आप ध्यान में रखिए कि जो आर्थिक भूगोल है वो किससे संबंधित है, पूंजी से संबंधित है। ऐसा भूगोल जिसकी क्रियाओं से हमें पूंजी की प्राप्ति होती है, पैसे मिलते हो। तो क्या संसाधन भूगोल से पैसे मिलते हैं? हाँ मिलते हैं भाई। जितने भी संसाधन आप पैदा करते हैं, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, उन संसाधनों से बेचने से उनको पैसे ही प्राप्त होते हैं। कृषि भूगोल, जितनी भी कृषि क्रियाएं होती है उसमें जो जितनी भी क्रियाएं होती है उससे तो पूंजी प्राप्त होती है, तो ये भी भाई इसका उपक्षेत्र है। उद्योग भूगोल, भाई उद्योगों में भी आप जो सामान बनाते हैं वो भी बेचते हैं, तो ये भी भाई आर्थिक भूगोल है। सैन्य भूगोल नहीं है भाई, सैन्य में आप खर्च कर देते हैं लेकिन आपको वो पैसे जनरेट थोड़ी ना करके देता है, इसलिए सैन्य भूगोल नहीं है, आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ हम देखें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, देखिए सबसे विशालतम दो देश है, एशिया और इंडिया, इन दोनों में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। बाकी पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तो ये भी इसी में एशिया में शामिल है। तो इन देशों का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, इसलिए एशिया का यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा आ जाएगा। अब देखिए, थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के क्या। अशोधित मृत्यु दर की गणना का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही है। आप देखिए अशोधित मृत्यु दर क्या होती है। अशोधित मृत्यु दर का मतलब है कि जितने बच्चे एक वर्ष में जन्म लेते हैं उनमें से कई लोगों की तो मौत हो जाती है, तो वो अशोधित जन्म दर है, यानी कि बच्चा जन्म लेने वाले बच्चों में से कई लोगों की मौत हो जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला पहला ही से हो जाएगा, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या और अपॉन में उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या। भाई एक वर्ष में कितनी जनसंख्या है और उसी वर्ष में कितने लोगों ने जन्म लिया है और उनमें से कितने मर गए हैं, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब इनटू में आपको हजार भी करना है, इनटू में 1000, और बाकी जो आप देख रहे हैं इनमें किसी में भी 1000 नहीं है, इसलिए ये तीनों रॉन्ग और ये सही हो जाएगा। 7 हम देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तैल पत्तन है। क्या अदन है, होनोलुलु है, सिंगापुर है या ट्यूनीशिया में एस्किरा। तो ट्यूनीशिया में एस्किरा ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तेल पत्तन का मतलब है जहां पर जो तेल के कंटेनर है वो सब ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है और इंपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे जो आपको सी पोर्ट है वो बताने हैं। तो ये ट्यूनीशिया में एस्किरा हो जाएगा। ट्यूनीशिया क्या पता है आपको कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है ट्यूनीशिया, तो ये वहां पर है, एस्किरा वहां की एक जगह का नाम है। 8 हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुंबई पतन की नहीं है। देखिए मुंबई पतन हम देखें तो सबसे पुराना पतन है, सबसे बड़ा पतन है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी मुंबई पतन से ही होता है। पतनों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, यह एक प्राकृतिक पतन है। भाई बिल्कुल बात सही है, वे प्रकृति द्वारा ही निर्मित था, बाद में से मानव ने और अच्छा रूप दिया था। यह देश का सबसे बड़ा पतन है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ से देश के विदेशी व्यापार का सबसे कम भाग संचालित होता है। भाई गलत है, दो ऐसे पत्तन है, मुंबई पत्तन और कोलकाता पत्तन, जहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, बाकी तो सब छोटे छोटे पत्तन है, लेकिन सबसे ज्यादा मुंबई पत्तन सबसे बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। यह पत्तन 20 किलोमीटर लंबा तथा 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। भाई ये भी सही है, आपका गैर गलत हो जाए तो गै ही आपका आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं है ये पूछा है होता तो आपके तीनों सही होते। 9 हम देखिए, कौन सा उत्पादक क्षेत्र बॉक्साइट का नहीं है। देखिए बॉक्साइट एक तरह का जो कच्चा पदार्थ होता है जो हमें खनन से मिलता है, तो इसमें कौन सा क्षेत्र नहीं है। कोरापुट, भाई ये जो कोरापुट है वो उड़ीसा में है, जो बिलासपुर है वो छत्तीसगढ़ में है और जो बालाघाट है वो मध्य प्रदेश में, इन तीनों में ही बॉक्साइट का उत्पादन होता है। हाँ, और ये आपके मैप में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे इसको, इसलिए आपको जगह ध्यान रखनी है। जो खेतड़ी है वो आपकी राजस्थान में है, यहाँ पर कॉपर का उत्पादन होता है लेकिन यहाँ पर बॉक्साइट की खाने नहीं है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। क्योंकि हजारीबाग, सिंहभूम और खेतड़ी, इन तीनों में कॉपर का उत्पादन होता है। हजारी और सिंहभूम झारखंड में और खेतड़ी राजस्थान में। मैं आपको मैप की मैंने सारा मैप करा रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सारा मैप। 10 क्वेश्चन देखिए हम, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। स्वच्छ भारत का मिशन का, ये देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था, उसमें हमारे देश में यही किया गया था कि जहाँ पर जब कूड़ा कचरा फैलाया जाता है उसको उठाया जाए, उसको गंदगी को कम किया जाए, तो इसका मिशन यही था। तो अभी इसमें से ये बताना है कि इसका उद्देश्य कौन सा नहीं था। खुले में शौच से मुक्ति, भाई ये तो था। नगर निगम के 100% ठोस कचरे का निपटान प्रबंधन, ये भी था। सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना, ये भी था। घरों में शौचालय नहीं होना, भाई ये तो बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं इसमें।
भाई उसका उद्देश्य ये था कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय बनेगी ताकि लोग बाहर ना खेतों में ना जाएं, तो इसलिए गांव में भी जगह जगह शौचालय बनवाए गए। तो आपका जो ये गया है ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं है, ये पूछा था। क्वेश्चन से ध्यान को मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें। उसमें ये पूछा कभी कभी ये पूछा होता है कि नहीं है और आप हाँ है इस पर टिक करके आ जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िए प्लीज। 11 हम देखें तो ये अभिकथन और कारण वाले हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे जरूर आएंगे। तो इसमें पहला अभिकथन देखिए, परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उनमें अंतराल रखना है। भाई ये भी सही है। अब आप ये पूछेंगे परिवार नियोजन क्या होता है। भाई परिवार नियोजन हमारे मतलब ये ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कम बच्चे होते हैं वो एक सटीक परिवार होता है, एक अच्छे परिवार होता है, क्योंकि वहाँ पर कम बच्चे होते हैं तो कम पैसे खर्च होता है, और जो कमाने वाले हैं उनकी जो आमदनी है वो भी सेविंग होती है। पर एक बात ये माना जाता है कि जहाँ पर ज़्यादा बच्चे होते हैं वहाँ पर ज़्यादा गरीबी होती है। इसलिए परिवार नियोजन का अर्थ यही है कि कम बच्चों को जन्म देना और उन बच्चों को अच्छे मतलब विकास के राह पर पहुंचाना, ये परिवार नियोजन होता है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है, पढ़ के देखिए इसको क्या कह रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड हम कारण देखें तो प्रचार गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय, कुछ ऐसे प्रावधान है जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होते हैं। भाई दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या करता है। देखिए दोनों ही चीज परिवार नियोजन के लिए कह रहे हैं और बच्चों से संबंधित दोनों चीजें, इसलिए व्याख्या भी इसकी करता है, इसलिए आपका गैस ही हो जाएगा। दोनों का तन सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। ऐसे ही 12th देखे तो निम्नलिखित अभिकथन कारण वाले ही हैं। नगरीय बस्तियां सामान्य सैंत और विशाल आकार की होती है। सैंत मतलब खूब चौड़ी और विशाल मतलब बहुत बड़ी। सैंत मतलब फैली हुई, तो ये नगरीय बस्तियां फैली हुई होती है, आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी होती है। भाई दिल्ली की बस्ती है, मुंबई की बस्ती है, धारावाही कोई भी है तो कितनी बड़ी बस्तियां होती है। गाँव में इतनी बस्तियां आपको देखने के लिए नहीं मिलती। ये बस्तियां अनेक प्रकार की कृषि, आर्थिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में संलग्न होती है। भाई ये भी सही है। तो भाई दोनों ही आपके सही हो जाएंगे और दोनों ही इसकी व्याख्या भी करता है सही भी। तो आपका ये गए हो जाएगा। इसमें हम 13 हम देखें, थोक व्यापार की में से कौन सी विशेषता बताइए। ये थोक व्यापार देखिए दो तरह के व्यापार होते हैं, फुटकर व्यापार, थोक व्यापार। फुटकर व्यापार जो छोटे लोग होते हैं उस व्यापार को करते हैं, कम पैसों में कम पूंजी में उस व्यापार को शुरू करते हैं। लेकिन थोक व्यापार आपको एक ठहरा वहां पे सामान मिलता है, अब मॉल में जाते हैं तो वो थोक व्यापार है। थोक में कहते हैं ना थोक में लाया हूं मैं ये सामान, तो इकट्ठा आप जहाँ से सामान लाते हैं। लेकिन आप आपको भाई दाल सब्जियां ये पास से ही चाहिए, मकान से, परचूनी की दुकान हो गई, सब्जी रेहड़ी वाले हो गई, ये फुटकर दुकानें हैं जो कि मतलब आपकी सड़क के किनारे भी आपको मिल जाती है। तो इसकी विशेषता बतानी है थोक व्यापार की। देखिए थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए, सौदागरों और पूर्तिकरों द्वारा होता है। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधी खरीद करते हैं, फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति कर लेते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य करते हैं। थोक विक्रेता फुटकर भंडारों को कभी उधार नहीं देते, और अगर कोई फुटकर विक्रेता उधार लेना चाहे तो वे उससे अधिक ब्याज लेते हैं। भाई तीनों ही ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, ये आपका आंसर सही है। 14 हम देखें तो इसमें भी अभिकथन कारण है आपके। देखिए 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए अभिकथन, और ऐसे आएंगे, जरूर आएंगे, मैं कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। भाई सीबीएसई अब ऐसे क्वेश्चन देने लगी है हर पेपर में। बाजार के लिए सब्जी खेती व उद्यान कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें, सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं। तो भाई बिल्कुल सही है। इनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है, इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। भाई दोनों कथन सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता। क्यों नहीं करता देखिए, इसमें पहले बताया है कि जो बाजार के लिए किसान सब्जियों का उत्पादन करते हैं और अधिक मुद्रा उससे मतलब इनकी फसलों में अधिक मुद्रा यूज होती है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि इनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। देखिए इनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है इसलिए ये उत्पादन नहीं किया जा सकता, इसका और भी कारण होते हैं, इसलिए दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या इसकी नहीं करता, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपका ये गहरा आंसर हो जाएगा, इसकी व्याख्या ये नहीं करता है, लेकिन दोनों सही है। इसलिए आपको ये भी सोच कर चलना होगा कि दोनों सही होने के बावजूद भी व्याख्या करता है या नहीं करता है। अब आपका जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। अब जो आपको 15, 16, 17 इनके जो आंसर देना है वो इस पैसेज को पढ़ के देना है। देखिए ये जो इंदिरा गांधी नहर का मानचित्र, भाई कमेंट में बताओ भाई कौन से चैप्टर से है ये, क्या उससे है भारतीय नियोजन और सतत पोषणीय विकास। आपने पढ़ा है इंदिरा गांधी नहर के बारे में, तो इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नहर के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पर है,
ये आपको कमेंट में बताना है, जल्दी बताइए भाई। पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं, फिर मैं आपको इसी में छांट के बताऊंगा कहाँ पर है क्वेश्चन। वो देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1958 में इसका है आंसर। अब देखिए पैसेज में आप देखिए ऊपर ही, अब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए 31 मार्च 1958 को इसका निर्माण किया गया था। और 1948 में कंवर सेन द्वारा, भी एक राजा था उसने भी इसका निर्माण किया था। तो पहला आंसर मिल गया आपको। दूसरा आंसर देखिए भाई, यह नहर कहाँ से प्रारंभ होती है? भाई पंजाब के हरी के बांध से निकलकर थार मरुस्थल में बहती है। ये पाकिस्तानी सीमा के 40 किलोमीटर समांतर बहती है। अब इसका सेकंड का आंसर देखिए, तो ये आप यहीं से देख सकते हैं। यह नहर पंजाब में हरी के बांध से निकलती है और राजस्थान थार मरुस्थल में बहती है। ये आपको नहीं मिल जाएगा यहीं पे। 17 का देखिए, नहर के प्रथम चरण की शुरुआत कैसे हुई? देखिए इसका जो कार्य था वो 2 चरणों में प्रारंभ हुआ था। एक चरण में गंगानगर, बूंदी, कोटा जितने भी जिले हैं राजस्थान के, उसमें शामिल थे। दूसरे में और थे बीकानेर, अलवर, जोधपुर और भी जितने भी है जैसलमेर, अजमेर, ये सब शामिल थे। तो इसका जो इसमें पूछा गया है कि इसका प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई, तो यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी ये 1960 के दशक के आरंभ में हुई थी प्रथम चरण। तो तीनों आंसर देखिए आपको मिल गए। सरल होता है, 3 मार्क्स आपको फ्री के मिल रहे हैं यहाँ से। तो अब खंड ख हमारा चालू हो जाता है। अब यहाँ से 18 से 23 तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट। और 18 से 19 स्रोत आधारित जो केस स्टडी वाले हैं। 18 हम देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए इसको तो आप पढ़ लीजिए। इसमें जो ये प्रश्न है इनके आंसर आपको यही मिलेंगे, इसलिए आप ढूंढ के देखिए इसको। ये आपका काम है, आप इसमें से ढूंढ के देखिए, सारे आपको इस मिल जाएंगे। जबुआ किस जगह पर स्थित है? तो यहीं पर आपको ऊपर मिल जाएगा। देखिए जबुआ जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको ऊपर ही मिल जाएगा पढ़ते ही। इसलिए सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। भारत सरकार द्वारा यहाँ कौन सी गतिविधियाँ चलाई गई हैं? तो यहाँ पर ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय दोनों गतिविधियाँ चलाई गई है। और ये पेटलावाड़ विकास खंड की सरलता का उल्लेख कीजिए। तो सारा इसमें यहीं पे मिल जाएगा आपको। देख लीजिए एक बार, इसे पढ़ लीजिए, इसमें मिल जाएगा आपको। सॉरी एक मिनट, हाँ ये रहा। अब 19 क्वेश्चन देखिए, एक मैप का है, ध्यान से देखिए। मैं आपको बता नहीं रहा कौन सी मैप है, वो कौन सी नहर है, इसमें कौन सी नहर दिख रही है इसमें, इसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछने हैं। ध्यान से सोचिए कौन सी नहर है। एक मिनट जूम करके दिखा दूं भाई। आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे सुएज नहर है, जो कि मिस्र में स्थित है। आपको याद हो तो प्री बोर्ड में आपसे पनामा नहर के बारे में पूछा गया था, और उसके बारे में पूछा गया था जो राइन जलमार्ग है। तो भाई एक ऐसी नहर, पनामा नहर या स्वेज नहर या राइन जलमार्ग, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात को। अब इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिमाचल में दिखाई गई नहर का नाम बताइए, नहर किस देश में स्थित है? तो देखिए ये नहर स्वेज नहर है, मिस्र में स्थित है। 1869 में इंग्लैंड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जब इंग्लैंड ने मिस्र पे आक्रमण कर दिया तो उसके बाद स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। अब ये दूसरा क्वेश्चन है कि ये नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वेज नहर लाल सागर को, वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इन दो सागरों को ये स्वेज नहर जोड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है। किन्हीं 2 झीलों के नाम बताइए जिनसे होकर ये नहर गुजरती है। देखिए बहुत सी झील है यहाँ पर, देखिए ग्रेट बिटर झील, लियट्स बिटर झील, लियाना मूल और भी इसमें है। और आपको ये पूछा जाए कि ये स्वेज नहर किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो पोर्ट सईद को स्वेज कॉम से जोड़ती है। आपको ये ध्यान रखना है, पोर्ट सईद को, हाँ पोर्ट सईद को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से स्टार्ट होती है ये पोर्ट सईद से, और नीचे जाती है आपकी यहाँ तक, ये स्वेज की खाड़ी। यहाँ पोर्ट सईद से स्वेज की खाड़ी को ही जोड़ती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। 20 क्वेश्चन, भाई मानव विकास के मूलभूत क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। भाई मानव विकास को आप क्या मानते हैं, क्या देखते हैं, मानव विकास कब होता है? भाई जब हमारी शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है। तो 2 मूलभूत क्षेत्र स्वास्थ्य और शिक्षा है, तीसरा संसाधन तक पहुंच भी हो सकता है। तो ये 3 विकास के मूलभूत क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, इसमें आप इसे पढ़ सकते हैं। अब अथवा है मानव विकास शब्द से क्या अभिप्राय है? भाई क्या है मानव विकास शब्द, क्या आपको पता है मानव विकास शब्द क्या है? तो देखिए जो मानव विकास शब्द है उसका अर्थ है, देखता हूँ मैं एक मिनट, कहाँ गया।
मानव विकास शब्द का अर्थ यही है कि हमारे जो गुण है उसमें धनात्मक परिवर्तन हो, हम किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हो, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हो। तो इसका जो प्रतिपादन दिया था वो डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था, आपको याद रखना है। बाद में अमर्त्य सेन जो कि भारत के रहे हैं, ये पाकिस्तान के थे। जो अमर्त्य सेन है हमारे भारत के थे, उन्होंने भी इसके आगे प्रतिपादन इसका किया था। लेकिन जो प्रथम श्रेय है वो इनको दिया जाता है डॉक्टर महबूब उल हक को, आपको ध्यान रखना है। छोटे पैमाने के उद्योग, भाई जो हमारे कुटीर जो घरेलू उद्योग होते हैं उनकी विशेषताएं बतानी है। भाई क्या होते हैं छोटे उद्योग? जितने भी आप घरेलू सामान देखते हैं उनका जो निर्माण होता है वो घरेलू उद्योगों में होता है। चाहे आप चिप्स के पैकेट देख लें, बिस्कुट देख लें, या चीनी वगैरह देख लें, और जितने भी छोटे छोटे सामान आप देखते हैं जिनका अभी आप यूज करते हैं घर में, तो वो ज़्यादातर सामान छोटे उद्योगों में बनाया जाता है। MSME नाम सुना होगा इकोनॉमिक्स में भी, MSME। तो ये उद्योग है MSME, ये इनमें 6000 से भी ज़्यादा उद्योग आते हैं, और इनका जो उत्पादन है वो बहुत ही मतलब जो लो उत्पादन होता है, बहुत कम उत्पादन किया जाता है वैसे, लेकिन इसका जो GDP में योगदान है वो 50% है। जितना भी सामान बनता है उसका 50% तो ये ही उत्पादन कर देते हैं MSME, क्योंकि ये संख्या में बहुत ज़्यादा है। वैसे छोटे हैं ये उद्योग, लेकिन संख्या में बहुत ज़्यादा है। अभी इसकी विशेषताएं पूछी गई है, तो 4-5 लाइन, ये बार बार हो जाता है, सॉरी, 4-5 लाइन इसमें आप बता सकते हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों की विशेषताएं, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं। इसमें अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है। क्रय शक्ति का मतलब आपको शायद ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। क्रय शक्ति का मतलब है कितने पैसे उसे प्राप्त होते हैं, कमाते हैं। आपसे कोई पूछे कि आपकी क्रय शक्ति कितनी है, मतलब आप कितने पैसे कमा सकते हो, कितने कमा रहे हो, तो आपकी क्रय शक्ति होगी। धन की आवश्यकता कम होती है, भाई ये भी बात सही है, धन की आवश्यकता इन उद्योगों में कम हो जाती है और उत्पादन भी इसमें ज़्यादा हो जाता है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील में लोगों के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन क्या आगे बार बार चला था, श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए गए। तो ये 5 है, आप विशेषताएं बता सकते हैं। 3 मार्क्स का पूछा गया है तो 4-5 बहुत है, इस पर विशेषताएं 5 बता रखी है, ये आप लिख सकते हैं सारे। 22 देखें, जूट के उत्पादन और प्रयोग की व्याख्या कीजिए। भाई जो जूट होता है, कमेंट में बताइए आप जूट का प्रयोग किस में किया जाता है। तो जूट का जो प्रयोग है वो जो थैले होते हैं, बोरिया बिस्तर मतलब बोरिया होते हैं, थैले होते हैं, जितने भी आप देखते हैं ये सब जूट से ही बनते हैं। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भारत में होता है। भारत में 60% जूट का उत्पादन होता है, और जूट का जो अग्रणी उत्पादक जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, उसके बाद असम और बिहार भी है। और इसमें कुल शस्य मतलब जितना बोया क्षेत्र है उसके केवल 0.5% पे बोया जाता है। ये इसकी मतलब प्रयोग की व्याख्या है, ये आपको बताना है। अथवा में है कॉफी की कृषि की जलवायु उत्पादक राज्य तथा विश्व में भारत के स्थान का वर्णन कीजिए। देखो उत्पादक जो राज्य है वो मैप पे पूछा लिया जाता है। कर्नाटक हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, तो ये 3 राज्य हैं यहाँ पर कॉफी का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे बता रखा है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु हो गया। और कॉफी एक उष्ण कटिबंधीय फसल रोपण कृषि है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों कॉफी एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि है, मैंने बता दिया था। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है। और कॉफी की 3 किस्में होती हैं, अरेबिका, रोबस्टा व लिबेरिका। तो इसमें से जो अरेबिका है वो केवल भारत में बनाई जाती है, बाकी जो ब्राज़ील से है वहाँ से आती है। जो कोको गोल्ड है वो भी बाहर से मंगाई जाती है। तो बहुत सी इसकी किस्में होती हैं, जिसमें से अरेबिका ही केवल इंडिया में उगाई जाती है। भारत में विश्व का केवल 4.3% उत्पादन ही होता है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है, तो वो आपको ब्राज़ील बताना है। आज तबीयत सही नहीं है मेरी, इसलिए थोड़ी आवाज़ में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, ये हमारा हो गया था, इसमें आप पढ़ लेना, और भी इसमें ज़्यादा मुझसे आज बोला नहीं जा रहा है। पर्सन नंबर 23 देखे, इंटरनेट के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो देखिए सबको पता है इंटरनेट का महत्व क्या है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जनसंचार के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। इंटरनेट क्या है, ये सबसे तीव्रतम माध्यम है किसी भी कम्युनिकेशन को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का। तो इंटरनेट के महत्व पर आप प्रकाश डाल सकते हैं, एक आम क्वेश्चन है।
बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं। अब खंड ग होता है मान, देखिए खंड ग, इसमें खंड ग है जो जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 5 मार्क्स वाले। सॉरी, मैंने आपको पहले खंड क और ख बताया था, लेकिन इसमें 3 खंड है, मैं भूल गया था। खंड ग भी है इसमें, जिसमें 24 से 30 तक स्टार्ट है। शायद इसमें 4 खंड है। ये जो खंड ग है ये 24 से 28 तक ही है, और जो 29 और 30 है उसमें खंड ग आएगा, घ वाला, वो मैप वाले हैं दो, वो अलग खंड है। तो आपको ध्यान रखना, आपको पेपर बिल्कुल पेपर ऐसा ही आएगा आपका। तो 24 में हम देखें, चलवासी पशु चारण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलवासी पशु चारण, आप जानते हैं कि जो पशु एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो चलवासी पशु चारण कहते हैं। अलग अलग मौसम में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर ये पशु जाते हैं। तो इनको जो ग्रामीण जो लोग होते हैं, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियाँ पाली जाती है, मवेशी पशु पाले जाते हैं, उनको लोग स्थानीय चारागाह की उपलब्धता ना होने पर दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो ये चलवासी पशुचारण की विशेषताएं हैं, ये आपको बता देनी है। 5 मार्क्स का है तो आपको 6-7 लाइन बता देनी है, वैसे 1-1.5 पेज भरना है। हम 25 देखें तो भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो भारत में जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप देखते होंगे धीरे धीरे। दिल्ली की जो यमुना नदी है कितनी ज़्यादा प्रदूषित है, हालांकि अब इसे साफ करने की मुहिम चलाई जा रही है। गंगा नदी भी इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी हमारी यमुना है। और इसमें ये प्रदूषित क्यों हो रही है, क्योंकि जितना भी शहरों का जो भी कचरा होता है सब इसमें ही बहाया जाता है, यमुना नदी में ही, इसलिए ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। तो इसकी प्रकृति पर आपको प्रकाश डालना है कि क्यों ये प्रदूषित हो रही है। इसके उपाय भी आपको बता देने हैं कि कैसे हमें अगर हम सारा जो घरेलू कचरा है उसमें ना डालें तो शायद वो प्रदूषित होने से बच जाए, और जितना भी उद्योगों का जो कचरा है वो ना उसमें ना बहाए तो शायद वो प्रदूषित होने से बच जाए। तो इसमें आप बता सकते हैं, जनरल क्वेश्चन है आपका। देखिए भूगोल वैसे ही आसान होती है, क्योंकि हमारे जो आसपास का जो भी घटनाएं क्रियाएं हैं वो सब इसमें ही शामिल होती है। 26 हम देखें तो मानव विकास के विभिन्न उपागमों की व्याख्या कीजिए। देखिए उपागम जो है, आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, और एक उपागम और, ये बार बार कैसे हो जाता है, 1 मिनट, इससे दब जाता है ये ऐसे। हाँ ये आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। तो ये 4 उपागम है। प्री बोर्ड में आपसे पूछा गया था कि जो मानव विकास के जो स्तंभ है, 4 स्तंभ, समता, सतत पोषणता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, उनके बारे में पूछा गया था। तो ध्यान रखिए, क्या वो क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन, ये स्तंभ वाला या उपागम वाला, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके बोर्ड में, ध्यान रखना इस बात को मैं कह रहा हूँ। इसलिए आपको दोनों याद रखने। आय उपागम में मतलब कितनी मनुष्य की आय होती है उसके बारे में बता रखा है कि आय से जोड़ के देखा जाता है विकास को। कल्याण की उसका समाज में कितना कल्याण हो रहा है। आधारभूत आवश्यकता उपागम यानी कि वो अपनी आवश्यकताओं की कितनी पूर्ति कर पा रहा है, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य की। और क्षमता उपागम की उसके जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कितनी है। तो ये भी एक मानव विकास की कुंजी मानी जाती है और इसे भी एक उपागम माना जाता है। तो ये 4 आपके हो गए। अथवा में हम देखें तो जनसंख्या घनत्व क्या है, सबको पता है जनसंख्या घनत्व क्या है, और इसको वितरण करने वाले प्रभावित कारक भी सबको पता है। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व मैं आपको बता देता हूँ, बिहार का सबसे कम है, अरुणाचल प्रदेश का, मैप के लिए विशेषकर। और वितरण को प्रभावित करने वाले, देखिए किसी क्षेत्र की जलवायु, मृदा, तापमान, और हम देखिए भूमि और जल की उपलब्धता, उच्च आवाज, भू आकृति, तो ये सारे चीज जो है ये प्रभावित करते हैं जनसंख्या को। इसमें सारी चीज आपको दे रखी है, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएं, तापमान, और भी आप देख सकते हैं। और 27 हम देखें तो आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा करना है आपको। तो इसमें आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर, देखिए अब हम देखें तो धीरे धीरे हम सेवा सेक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारा तृतीय क्रियाकलाप है, हम प्राथमिक क्रियाकलाप को छोड़कर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जहाँ पे सर्विसेज होती हैं, जितनी परिवहन की सेवाएं हम देखें या संचार की सेवाएं देखें, इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सॉरी, इन क्षेत्रों में ज़्यादा रोजगार मिलते हैं लोगों को और ज़्यादा इनकम प्राप्त होती है, इसलिए इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी पे आपको बताना है, बाकी आप पढ़ ही लीजिए इसे। अरे वापिस आ गया ये, हाँ
ये बहुत बड़ा है, 5 नंबर का आपको लिखना है, तो ये शायद आपका तो वो बोर्ड का तो 1 से 1.5 पेज ही भरेगा। तो ये आपको सारा बताना है, इसमें पर्यटन के बारे में, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल, निजी अस्पताल, विद्यालय, सभी के बारे में बता रखा है। सूचना प्रौद्योगिकी, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार जूम कर देता हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं इसको पूरा। और 28वां हम देखें तो भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाए गए भू उपयोग वर्गीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भू राजस्व अभिलेख, एक भू राजस्व अभिलेख होता है, उसमें भूमि को अलग अलग प्रकारों में बांट रखा है। देखिए एक एक प्रकार में आपको बताती चलूँ। वनों के अधीन क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ पर ज्यादातर वन उगाए जाते हैं वो वनों के अधीन क्षेत्र होते हैं। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, ऐसी भूमि जिस पर कृषि नहीं की जाती है, वैसे ही पड़ी है, मतलब वैसे और कोई कामों में संलग्न है। जैसे किसी भूमि पर विद्यालय बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई है, ट्रांसपोर्ट सेवाएं हैं, तो वो भूमि कृषि कार्यों में थोड़ी ना प्रयुक्त है, लेकिन और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त है। और बंजर एवं व्यर्थ भूमि हम देखें तो ऐसी भूमि जो बंजर पड़ी है, उस पर कुछ नहीं होता, व्यर्थ पड़ी है, बिल्कुल खाली पड़ी है, तो वो बंजर और व्यर्थ भूमि होती है। स्थायी चारागाह क्षेत्र, ऐसी भूमि जहाँ पर पशुओं की चराई होती है, वो स्थायी चारागाह क्षेत्र होते हैं। विविध तरु फसलों एवं व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, ऐसी भूमि है जिन पर ज्यादा तरु फसलें होती हैं। और उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र है, तरु फसलें मतलब जो अपने आप उग जाती है, वर्षा से अपने आप जो फसलें उग जाती है, मतलब जो पेड़ पौधे उग जाते हैं। और जहाँ पर ज्यादा उपवन है उनके अधीन क्षेत्र। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि योग्य तो है लेकिन व्यर्थ पड़ी है, कोई कृषि नहीं होती है। वर्तमान प्रतिभूमि, ऐसी भूमि जिस पर 5 साल से वो व्यर्थ पड़ी है, और इस पर मतलब अगर उसे अच्छी उसमें क्रियाएं की जाए, मतलब उसमें तकनीक के द्वारा उसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। पुरातन प्रतिभूमि, तो इसमें भी ये 1 वर्ष से 5 वर्ष के अंतराल के बीच। हाँ, तो ये हो गया हमारा। अब ये जो निवल बोया गया क्षेत्र भी आपका, जिस क्षेत्र पर कृषि की जाती है वो निवल बोया गया क्षेत्र है। इस पर फसलें उगाई और काटी जाती है। पूरा आपको ध्यान रखना है, यहाँ से यहाँ तक का देखिए। अथवा में जनान के संक्रमण की 3 अवस्थाएं। देखिए 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई होते हैं। द्वितीय अवस्था में जन्म दर तो हाई होती है लेकिन मृत्यु दर कम हो जाती है। तृतीय अवस्था में जन्म दर भी कम हो जाती है, मृत्यु दर भी कम हो जाती है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है उसमें अविकसित देश आते हैं, दूसरी अवस्था में विकासशील देश आते हैं, तीसरी अवस्था में विकसित देश आते हैं। तो क्लियर, इसका एक डायग्राम भी बनता है ऐसे कि भाई आपको दर्शा देना है प्रथम अवस्था, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, प्रथम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंची रहती है। दूसरी अवस्था में मृत्यु दर तो ऊंची रहती है, लेकिन वो जन्म दर तो ऊंची रहती है लेकिन मृत्यु दर कम होती है। तृतीय अवस्था में भाई जन्म दर और मृत्यु दर तीनों अवस्था हो जाती है। ऐसी वो ऐसे बन जाता है बस। ये आपका डायग्राम हो गया, ऐसा बनता है ये आपकी अवस्थाएं इसमें बता रखी। डायग्राम बनाएंगे तो आप अच्छा रहेगा। अब खंड गए देखें हम, तो ये 29 और 30 है, ये मानचित्र वाले हैं। पहले आपको इसको ध्यान से देखना है। किन्हीं 5 को पहचान कर उन्हें सही नाम साथ दी गई रेखाओं पर लिखना है आपको। तो मैप भी आप देख लीजिए, ये मैप आपका इसमें दर्शा रखा है। कै, ख, ग, घ, ड और च और छ, ये वाला दर्शा रखा है। सारे इंसान आपको दर्शा रखे हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है इसमें हम देखें तो अमेरिकन महाद्वीप में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य। तो अमेरिकन महाद्वीप में सबसे बड़ी वाली आबादी राज्य कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, वही तो है। तो ये आपको देखना है, ये जो कै वाला है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। सेकंड, चलवासी पशुचारण क्षेत्र, जहाँ पर अभी आपने बताया था चलवासी पशुचारण क्षेत्र क्या होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर चराई करते हैं, मतलब भोजन प्राप्त करते हैं वो पशु। तो ये कहाँ पर होता है? ये ज़्यादातर अफ्रीका में होता है। तो मैप में हम देखें तो पूरा जो ये दक्षिण अफ्रीका का अटलांटिक क्षेत्र है, यहाँ से लेकर ये अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप से होकर गुजरकर या मंगोलिया और चीन के कुछ क्षेत्रों तक जाता है। इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए, यहीं पे आंसर देख लेना एक बार। और एक मेगा शहर, एक मेगा सिटी, देखिए मेगा सिटी क्या होती है?
जहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा हो। तो ऐसी सिटी आपको बतानी है 1 करोड़ से। सबसे बड़ी, भाई आपने नाम सुना है कभी टोक्यो का? हाँ, आपने ज़रूर सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है टोक्यो। तो कहाँ है आप जानते हैं जापान कहाँ पे है? तो देखिए हिंद, यहाँ पे उत्तर हिंद प्रशांत महासागर उत्तर प्रशांत महासागर क्षेत्र में यहाँ पर स्थित है एक छोटा सा द्वीपीय देश जापान। वहीं पर एक टोक्यो उसकी राजधानी है जापान की। तो ये एक मेगा शहर है, ध्यान रखना है आपको। अब भाई गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है, कौन सा क्षेत्र है वो? तो ये आपका जो गह है ये भारत ही है। भारत का जो प्रायद्वीपीय नीचे के जो दक्षिण इलाके हैं वहाँ पर किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाणिज्य अनाज कृषि का क्षेत्र है, वो आपको बताना है। वाणिज्य का मतलब है जहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से कृषि की जाती है। तो ये कहाँ है आपका चेवा? तो ये ब्राज़ील है, ध्यान रखना है। ब्राज़ील और ये थोड़ा सा चिली का इलाका है इसमें। और आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, इसमें से वैसे 5 ही बनना आपको, लेकिन आप बेस्ट 5 चूज कीजिए। आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र कहाँ पर है? ये जो डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स। और ये वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, जहाँ पर पशुधन पालन क्षेत्र होता है व्यापार के उद्देश्य से, तो ये यहीं पर है ऑस्ट्रेलिया में। तो सारे आंसर देखिए यहीं पे है, सारे आंसर देख लीजिए आप। देख लिए। अब हम 30 देखें भारत का मैप। देखिए पहला वह राज्य जिसमें सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है, मतलब जहाँ से सबसे ज्यादा लोग गाँव से आकर शहरों में बसे हैं, नगर हुए हैं सबसे ज्यादा गाँव को छोड़कर। तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में 2014 के बाद हम देखें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लोग आकर बसे हैं, और सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे शहरों में ज़्यादा बसे हैं लोग। भाई तमिलनाडु की राजधानी बता दो कमेंट में। वह राज्य जिसका मानव सूचकांक सबसे कम है, भाई क्या तो बिहार क्या उड़ीसा, इन 2 राज्यों का ही सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा कम तो उड़ीसा का है, फिर बिहार का है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वह राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, सबसे ज़्यादा मैंने बताया था बिहार का, याद हो तो आपको इसी में। और सबसे कम मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पर 17 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। और बिहार में 1102 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है। एक शहर जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है, तो वैसे तो मुंबई है सबसे आबादी वाले शहर। वैसे 5 शहर है हमारे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, ये 6 है। हैदराबाद भी अब हो गया है, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा कहाँ से चावल उत्पादक होता है? पश्चिम बंगाल में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है। वैसे पश्चिम बंगाल में होता है, ये क्वेश्चन आया भी है कई बार। गन्ना उत्पादक सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। शिमोगा मैंगनीज खाने, तो ये कर्नाटक में है। बालाघाट और शिमोगा, इन दोनों में मैंगनीज खाने हैं। यहाँ पर 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मैंगनीज खाने हैं। बोकारो, तो ये भाई कहाँ पर है? हाँ हाँ, झारखंड में है ये। तो ये बोकारो झारखंड में है। ये कोयला की खान है भाई। ये सारे आंसर है और ये सारे मैप है भाई, भर रखे हैं सारे मैप में, देख लो। आपका पेपर यहीं पर समाप्त होता है भाई। आज से पहले मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे सब्सक्राइब बढ़वाइए, कम से कम इसको 1000 तो करवा दीजिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। और भी इस चैनल पर आप अब जो ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है उसकी तैयारी करवाऊँ मैं। आगे आगे जितने भी पेपर होंगे उन सभी की तैयारी करवाने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, जब भी वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।